कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सीडीएल मेथड एनालिसिस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से सीडीएल मेथड का यूज़ करके बहुत सारे स्टूडेंट बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। तो इसी मुकाम पे हमने सीएपीएफ का 2011 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। आपको दो तरीके से इसको देखना है। सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग सीडीएल मेथड अप्लाई कैसे कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये देखना है कि आपको टॉपिक्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। अगर आप ये दो चीज़ अगर आप सीख गए तो आपको सीडीएल मेथड को और अच्छे से प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से हम लोग एक सीडीएल मेथड का ब्रीफ करेंगे। तब तक आपको देखना है कि भाई किस तरीके से हम लोग ब्रीफ करते हैं, किस तरीके से आपको सीडीएल मेथड बेनिफिट कर सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चालू करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहे हैं। अब जब भी आप क्वेश्चन चालू करें तो दो पॉइंट पे अपना क्वेश्चंस को डिराइव करें। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है और याद रखें कि आपने टॉपिक कवर किया है कि नहीं किया है। ये दो चीज़ आपको हर समय याद रखना है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस को कंप्लीट करना नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उनसे टॉपिक्स निकालना। और इसी कारण से हमने जो पीपीटी डिजाइन किया उसमें एक टॉपिक का अलग से सेक्शन है। यहाँ पे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आगे फिल्टर हो जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। द यूएस आर्मी बिल्ड द हिस्टोरिक स्टिलवेल रोड इन 1943 रनिंग फ्रॉम द लीडो इन आसाम टू द चाइना बर्मा रोड। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट है। द सेकेंड स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव वॉज टू फॉर्म अ लिंक ऑफ बांग्ला आसाम रेलवे एंड कैरी सपोर्ट फॉर द यूएस एंड यूके वॉरफेयर अगेंस्ट जापान। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ना कितने सारे कीवर्ड्स यूज हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो यूएस आर्मी यूज हुआ है। अब इसमें इतना रिलेवेंट तो नहीं, लेकिन लीडो इन आसाम, भाई ये लीडो जो है ना, लीडो इन आसाम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है ना, एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको ये चीज़ जानना है कि भाई लीडो इन आसाम, ये लीडो का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। चाइना बर्मा रोड, कभी भी को दो कंट्री को जोड़ने वाली जो भी रोड होती हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट एक दूसरे के लिए कैसे हो जाते हैं, और स्ट्रेटेजिकली भी और बाकी कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, बांग्ला आसाम रोड। और ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। अब देखिए आसाम कितने बार रिपीट हो चुका है, 15 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक्स का रिपीटेबिलिटी भी देखते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, आपको लगता है कि मैं इस आंसर में कंफर्म हूँ, तो पहले आप कंफर्म मार्क करेंगे, फिर उसके बाद फिर अपना आंसर ऑप्ट करेंगे। या तो फिर अगर आपको लगता है कि मैं डाउट मार्क पे हूँ तो मैं आप पहले डाउट मार्क करेंगे, फिर उसके बाद अपना आंसर ऑप्ट करेंगे। हम बेसिकली ये जो वीडियो में हमारा जो पर्पस है वो है, आप पहले कोई भी आंसर मार्क करने के पहले अपना पोजीशन, अपना जो स्टैंड है वो पॉइंट आउट करें। सबसे पहले या तो आप बोलिए कि मैं कंफर्म हूँ, मेरे को ये आंसर पता है। ठीक, या तो फिर आप बोले कि मेरे को ये आंसर नहीं पता भाई, मेरे को ये क्वेश्चन में डाउट में हूँ। तो पहले अपना जो स्टैंड पॉइंट है वो पहले कंफर्म करें, और दूसरा पॉइंट है कि आपको टॉपिक निकालें। तो हम दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अपना स्टैंड पॉइंट क्या है कि भाई मैं कंफर्म हूँ कि मैं डाउट में हूँ, और दूसरा जो हमारा उसका टॉपिक क्या है। ठीक, ये दो चीज़ हमारे लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप अगर आपने OMR शीट डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप OMR शीट डाउनलोड करें और साथ में प्रैक्टिस करते करते चलें। और लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारा OMR शीट डिफरेंट है बाकी सभी OMR से। डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपको क्वेश्चन अटेंड करने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप कंफर्म में हैं या तो फिर डाउट में हैं। तो इस थॉट को लेके ये OMR शीट डिजाइन किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। द रिसेंट नेशनल इलेक्शन, एक टॉपिक क्या देखने को मिलता है आपको, नेशनल इलेक्शन का जो टॉपिक है आपको पढ़ाई करना है। रिजल्ट इन इंडिया आर इंडिकेटिव ऑफ ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ न्यू रीजन बेस्ड मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या एक नया टर्म्स आ गया, मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम। आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन में कोएलिशन जो टॉपिक है वो 7 टाइम रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो आने वाले समय में भी रिपीट होगा। कोएलिशन हॉट टॉपिक है। क्यों हॉट टॉपिक है? क्योंकि सीएपीएफ में कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो कोएलिशन होता क्या है, गवर्नमेंट एक दूसरे के कॉम्पिटिटिवनेस के कारण से कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है।
द इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, देखिए आगे वापस से, कॉम्पिटिशन पॉलिटिक्स हैज चेंज द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड from being a rivalry between the national parties into one between alliances and coalition national party and state parties। पहले क्या था, नेशनल पार्टीज थे, तो नेशनल पार्टीज के बीच में पहले ज़्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन समय समय के हिसाब से छोटे 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 पार्टीज और आने लगे, और इसके कारण से जो नेशनल पार्टीज के जो मेन जो शेयर्स थे वो डाउन होने लगे, और जो छोटे छोटे पार्टीज है वो भी अपना शेयर्स लेने लगे। तो अब क्या प्रॉब्लम आता है कि अब भाई मेजोरिटी पाने के लिए आपको कोएलिशन करना पड़ेगा किसी न किसी पार्टी से। तो इस कारण से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इसको कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, नेशनल पार्टीज क्या होते हैं, स्टेट पार्टीज क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2-3 टॉपिक है, एक तो नेशनल पार्टीज क्या होते हैं, स्टेट पार्टीज क्या होते हैं, नेशनल पार्टीज के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। ठीक, आपको ये सभी चीज़ यहाँ पे देखना है। ठीक, अगर आप अपना स्टैंड पहले क्लियर करें, आप इस आंसर्स को देने के लिए कंफर्म में हैं या तो फिर डाउट में हैं। अगर आप कंफर्म में हैं तो पहले कंफर्म मार्क कीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर ऑप्ट कीजिएगा, या तो फिर अगर आप डाउट में हैं तो डाउट मार्क करके अपना ऑप्शन आंसर ऑप्ट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको वापस से पॉइंट आउट कर देता हूँ। हमारा वीडियो का एम है कि आप कंफर्म या तो फिर डाउट पहले मार्क करें और टॉपिक निकालना सीखें। ये दो हमारे मेन एम है, और ये एज ए स्किल आप तक पहुंच सके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट आर कैरिड आउट। इन डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक डीएनए इज आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। मे बी इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से करंट अफेयर टच होने के कारण से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस समय के करंट अफेयर में इसका टच होगा, इस कारण से एक क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जो डीएनए आरएनए बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनके रिपीटेबिलिटी है, आप देख सकते हो डीएनए के 4 बार रिपीट हो चुका है। अगर कोई डीएनए आरएनए में कोई हॉट टॉपिक होता है ना, तब करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, उस समय का क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये लगता है कि आज के समय में मेरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं लगता है क्वेश्चन, लेकिन डीएनए एज ए टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी कोई करंट अफेयर पढ़े तो डीएनए अगर आता है तो डीएनए इसको जरूर एड्रेस करें। इसका अगर आप कंफर्म हो इसके लिए तो पहले कंफर्म, और हाँ एक चीज़ और, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आपको देखना है कि भाई क्या टेक्निक होता है ये। और अगर आप कंफर्म हो तो पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि मैं कंफर्म हूँ और अपना आंसर पुट करें, या तो फिर अगर आप डाउट में हो तो पहले अपना स्टैंड डाउट में रखें और उसके बाद फिर अपना आंसर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ इज शेप्ड मोर लाइक ए टेंजेरिन एंड द अर्थ स्पिन फास्टर एट पोल्स। ओके, ठीक, दो टॉपिक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है वो क्लियरली गलत है। आपको खुद लॉजिक लगाना है, आपको समझना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रिलेटेड 22 टाइम्स रिपीट हुए हैं। पोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं सीएपीएफ एग्जाम में। ठीक, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिर आप सीएपीएफ में आप पोल्स रिलेटेड क्वेश्चन, पोल्स रिलेटेड नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहाँ पे क्लॉकवाइज घूमता है, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखें। हाँ, अगर आप आंसर्स कंफर्म है आपका तो पहले कंफर्म मार्क करेंगे, फिर उसके बाद अपना आंसर्स देंगे, या तो फिर अगर आप डाउट में तो डाउट मार्क करके अपना आंसर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया यूज्ड मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस argument to develop its nuclear weapon, arguing that it has such a threat from China. Pakistan in turn used the same argument against India when it developed its own nuclear weapon. Obvious सी बात है, ठीक बात है इसमें। The minimum credible deterrence referred to notion according to which nuclear weapons become necessary for the country when it has a clear nuclear threat. Okay, 2-3 चीज़ें, एक तो न्यूक्लियर वेपन आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्री अभी न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर रहे हैं, फिर मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस आर्ग्यूमेंट, हाँ, और एक चीज़ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये जो 2 टॉपिक है सिनोनिमस टॉपिक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल बात है, आपके पास न्यूक्लियर पावर है, आपको भी कोडिफिकेशन करना पड़ेगा ना कि कब मैं बटन दबाऊंगा। ठीक, तो हर कंट्री अपना एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करती कि कब तक हम लोग न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, या तो फिर किसी भी अटैक को हम लोग कब तक सहेंगे और हमारा लास्ट वेपन छोड़ेंगे।
तो इस तरीके से इन्होंने हर एक एक कंट्री ने अपना अपना एग्रीमेंट बनाया है और उसमें इंडिया ने जो अपना पोजीशन दिया है कि भाई कौन हर एक एक कंट्री के अगेंस्ट में वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक। तो वहाँ पे इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, ठीक। तो इसका जो अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले आंसर मार्क कर लीजिए और उसके बाद फिर अपना आंसर दीजिए। अपना स्टैंड क्लियर करना है, जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर ना करें तब तक इस क्वेश्चन को ना टच करें। या तो फिर आप कंफर्म स्टैंड क्लियर करें या तो फिर आप डाउट में अपना स्टैंड क्लियर करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। Which one among the following statement relating to the cyclone is not correct, ठीक। अब आपको not find out करना है। It is a wind circulating system with a low pressure at the center, ठीक बात। अब देखिए टॉपिक्स जो है ना इसमें साइक्लोन है, कितने बार रिपीट हो गया, 6 बार रिपीट हो गया। तो ऐसे रिपीटेबिलिटी भी आपको ध्यान रखना है। इट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन एन एरिया, ठीक बात है ना। विंड मूवमेंट टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब देखिए इसके पहले ना एक पोल्स का क्वेश्चन हमने देखा, एड्रेस किया हुआ था। तो पोल्स में भी ना एक ही एरिया है कि भाई आप नॉर्दर्न साइड में क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और साउदर्न साइड में क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज। इट इज नोन एज हरिकेन इन वेस्ट इंडीज। ओके, 3-4 टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो साइक्लोन रिपीट हो गया, विंड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, फिर लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन हो गया, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिपीट हो गया, फिर इसके बाद हरिकेन रिपीट हो गया। हरिकेन देखिए 5 बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेबिलिटी भी हरिकेन का ज्यादा है, साइक्लोन का भी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन से टॉपिक्स निकालना और टॉपिक्स निकालने के बाद उनकी तैयारी करना। और याद रखना कि जब भी आप टेस्ट सीरीज में कुछ भी दें तो अपना स्टैंड पहले क्लियर करें कि आप कंफर्म में हैं या तो फिर आप डाउट में हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी तक आपने इसका आंसर तक पहुंच गए होंगे। ये हरिकेन वाला तो गलत है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपका विंड सर्कुलर लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक बात। इट ब्रिंग्स सडन चेंजेस इन वेदर कंडीशन, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, और ये जो है ना ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक बात। तो इस कारण से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस इज मोस्ट पावरफुल इन डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ विंड इंक्लूडिंग इट्स वेलोसिटी। अब देखिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके, आप कौन कौन सा फोर्स को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा है पावरफुल विंड रिलेटेड है, तो आप ऑब्वियस ही बात है ग्रेविटेशनल डिलीट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिलीट कर सकते हैं। आप कंफ्यूज होंगे तो 2 टॉपिक्स पे कंफ्यूज होंगे, सबसे पहला फ्रिक्शनल पे कंफ्यूज होंगे या तो प्रेशर ग्रेडियंट पे कंफ्यूज होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेलोसिटी 10 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स 6 टाइम रिपीट हो चुका है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पूरा क्लियरली क्लियर करना है, क्योंकि आप अगर रिपीटेबिलिटी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगा। तो अगर आप इसमें क्लियर हैं, आपको लगता है कि मेरा स्टैंड क्लियर है, तो पहले कंफर्म मार्क कर लें, उसके बाद फिर अपना आंसर ऑप्ट करें, या तो फिर पहले आप डाउट मार्क कर लें, उसके बाद फिर अपना आंसर ऑप्ट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। Which one of the following statement relating to the planet Venus is or are correct? सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक हो गया प्लेनेट। इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। ओके, एकदम क्लियर कट आंसर है। अगर आपको सोलर सिस्टम के प्लेनेट में स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता चल जाएगा। इट इज ओनली स्लाइटर स्मॉलर देन द अर्थ, इट हैज़ नो एटमोस्फियर। बहुत सारे एकदम क्लियर आंसर है इसका। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट है तो मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइए, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्म है, आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टॉपिक है सोलर सिस्टम, फिर इसके बाद एटमोस्फियर। एटमोस्फियर देखिए कितने बार रिपीट हो चुके हैं, 12 टाइम्स रिपीट हुआ एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको एड्रेस करना है। अगर आपका स्टैंड क्लियर है कि मैं कंफर्म हूँ उस आंसर में, तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा,
फिर उसके बाद फिर अपना आंसर पॉइंट आउट कीजिएगा, या तो फिर अगर आपको लगता है अभी भी मैं डाउट में हूँ तो डाउट मार्क करके अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी। एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाता है ये, क्योंकि जो नियरेस्ट प्लेनेट सन से नियरेस्ट प्लेनेट वीनस नहीं है, तो वीनस में क्या है देखिए यहाँ पे तो भाई फर्स्ट वाला गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये भी स्टेटमेंट, तो क्लियर आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओके, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे 2011-12 में। आज के समय में क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो है ना वो बदल चुका है, तो फ्रेमिंग बेसिक नॉलेज वही है, लेकिन जो क्वेश्चंस के फ्रेमिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो रिवर के ट्रिब्यूटरीज आपको क्लियर करना ही है, पढ़ना ही है आपको, लेकिन क्वेश्चंस को अगर आप देखे होंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए रिवर बारे में, देख गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, यमुना रिवर है, गंगा रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरी सोम, चंबल, भीमा, मंजीरा। अब आप खुद सोचिए टॉपिक्स क्या क्या निकले, 8 टॉपिक्स टोटल नहीं कर रहे हैं। गोदावरी कृष्णा, कृष्णा रिवर 3 बार रिपीट हो गया, गंगा रिवर 7 टाइम्स रिपीट हो गया है ना, भीमा रिवर 5 टाइम्स और मंजीरा रिवर 2 टाइम्स है ना। मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये टॉपिक का नाम है। टॉपिक में आपको बहुत सारे रिवर्स मिलेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, 2 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो डी सोम सही है और गोदावरी का मंजीरा सही है। अब जो भी फंसता है यही दो, ये दोनों तो सभी कर लेते हैं, तो ये 2 ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ए का 4th है, बी का 1 है, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा कृष्णा और यमुना रिवर में कौन सा है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस, आपका स्टैंड क्लियर है तो पहले आप कंफर्म मार्क करेंगे, फिर उसके बाद अपना पोजीशन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप डाउट मार्क करो, उसके बाद फिर अपना पोजीशन क्लियर करो, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। ओके, यूएनईपी 9 बार रिपीट हो चुका है, हर साल रिपीट होता है एवरेज पे यूएनईपी। हाँ, मे बी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, ठीक, सेम टू सेम रिपीट होना वायबल भी नहीं है। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। अभी तक लोग मिसकंसेप्शन में है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नहीं, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। लोगों के पास आर्ट नहीं है कि क्वेश्चन से कैसे टॉपिक्स निकालें, इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। तो यूएनईपी एज ए टॉपिक 7-9 टाइम्स रिपीट हो गया। भाई आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यूएनईपी सर्च करें और प्रीवियस 1 ईयर में कितने बार वो करंट अफेयर में रहा है वो आप देखें। द थीम ऑफ द 2011 इज फॉरेस्ट नेचर एट द सर्विस। ओके, 2011 में क्या टॉपिक रहा होगा वो आज के समय में थीम डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको आज के समय का थीम पता है तो भी ठीक बात है, तो थीम आपको पता होना चाहिए। It underscores link between quality of life and health and forest ecosystem. India is declared the global host for World Environment Day 2011. Okay, उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय में ये हॉट टॉपिक रहा होगा और करेंटली एग्जाम में, और यूएनईपी क्वेश्चन तो आते ही हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप से भी आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको इसका आंसर एक है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसका डेट याद रखना बहुत जरूरी है, कौन से डेट में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो टॉपिक आपका मिल गया, एक यूएनईपी, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एक हो गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे। मैच द फॉलोइंग कॉलम, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। उस समय करंट अफेयर में क्या क्या रहेंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन डिवाइड होगा। एक चीज और देख, आपको याद होगा 2009 में पल्जर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी जो है ना पूरा टॉपिक ये पल्जर प्राइज रिलेटेड ही था, क्योंकि इसमें जो मीडिया वाले सेक्शन, ऑथर वाले, फिल्म मेकर वाले सेक्शन है, ये सब पल्जर प्राइज से लिए हुए थे, ठीक। तो पल्जर प्राइज, अब देखिए टॉपिक रिपीट नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन एज ए टॉपिक वापस से रिपीट हो गया। तो पल्जर प्राइज में जो जो इन्वॉल्व है वो आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SAARC। रिपीटेबिलिटी देखते हैं, 10 टाइम्स रिपीट हुआ है SAARC। आप अपना यहां से तैयारी चालू करें,
जितना जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको पहले आप कवर करें, जो कम रिपीट हो रहा है उसको भी छोड़ दें। तो SARC को रिपीट कितने बार हो रहा है, वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऑन एन एवरेज हर साल रिपीट हो रहा है। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट, म्यांमार इज द मेंबर ऑफ द SARC। ओके, एक काम कीजिए, आपको अगर SARC का फुल फॉर्म पता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, तो हमको पता चलेगा कि कौन यहाँ तक अभी तक वीडियो देखते देखते पहुँच चुका है। अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार प्लीज़ कंफर्म साइन कीजिए कि आपको SARC का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता। म्यांमार मेंबर है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, म्यांमार मेंबर है ही नहीं इसका। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ द SARC इज लोकेटेड इन ढाका। ढाका कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट गलत है। SARC का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में अवेलेबल नहीं है। द फर्स्ट SARC अवार्ड वॉज पोस्टमसली कन्फर्ड अपॉन टू लेट प्रेसिडेंट जौर रहमान ऑफ बांग्लादेश। ठीक बात, द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ SARC इज फ्रॉम इंडिया। ओके, उस समय का करंट अफेयर रिलेटेड इन क्वेश्चन पूछा जरूर है, तो आज के समय में इतना रिलेवेंट जो हेड पॉइंट वाइज नहीं होगा, लेकिन जो टॉपिक यहाँ से निकल रहे हैं ना वो बहुत जरूरी है। एक तो म्यांमार 13 टाइम्स पूछ चुका है, बांग्लादेश 6 टाइम पूछ चुका है, मेंबर ऑफ SARC, हेडक्वार्टर ऑफ SARC। ओके, और दूसरा चीज थीम क्या है, थीम मतलब गोल क्या है SARC का, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। तो इस तरीके से छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका स्टैंड क्लियर है कि आप कंफर्म हो इस आंसर्स को देने के लिए, तो पहले अपना आंसर्स कंफर्म करें, उसके बाद फिर अपना ऑप्शन से ऑप्ट करें। तो इसका आंसर जो है ना वो करेक्ट आंसर है, वो है सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक हम लोग देखते हैं कि भाई अगर आप किस तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी तक आप या तो आप ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं और हमारा वीडियोस देख रहे हैं, या तो आप अभी ज्वाइनिंग करने के स्टेज में हैं, आपको लगता है कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए एग्जाम्स का, उसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए आए हैं, और या तो फिर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे हैं। अभी भाई एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया आपका, तो अभी जो बेसिक मुद्दा है वो है कि लोग ना नोट्स के थ्रू से ज़्यादातर फोकस्ड हैं और अपने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का जो पावर है, एनालिसिस करने का जो तरीका है उनके पास नहीं है, और वो बहुत मुश्किल से एक कंटिन्यूटी जो एनालिसिस में है वो उनके पास अभी नहीं हो पाती। इस कारण से ना कोचिंग द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी और उन नोट्स का रिवाइज अननेसेसरी टाइम्स रिवाइज करे जा रहे हैं और रिवाइजन ही कॉन्फिडेंस है ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, और टेस्ट सीरीज में कुछ लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं रेगुलर। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉपिक्स और सीडीएल मेथड का प्रैक्टिस करें। ठीक, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से टॉपिक और उसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स और पीडीएफ्स और इतने सारे होते जा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपका कलेक्शन का पावर बढ़ते जा रहा है, कोई भी चीज मिला आप उठा के ले आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना स्टॉप करना पड़ेगा आपको सबसे पहला फंडामेंटल चीज में आना पड़ेगा। जो आपका फंडामेंटल चीज है, 2 ही चीजें, एक तो सिलेबस है और एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी आपको 2 चीज प्रोवाइड करता है, आप मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस प्रोवाइड करता है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है। जब तक आप इन दोनों पे स्टैंड नहीं होगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि आप शॉर्ट पीरियड में कोई अच्छा कुछ काम कर पाओगे। आपको फिर लॉन्ग पीरियड का ही गोल बनाना पड़ेगा, 2 साल 3 साल। और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फिर CAPF का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इजी एग्जाम है। ठीक, तो इस कारण से ना आपको सबसे पहले तो टॉपिक्स और सीडीएल मेथड को समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर अंडरस्टैंड हो जाने के बाद फिर आप अपना सेल्फ नोट्स बनाएं, और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। आपको कम समय में और मेहनत लगेगा, बिना मेहनत का नहीं होगा। आपको कम समय में बहुत अच्छा तरीका और आपको एक अच्छे पैटर्न के साथ में आप कर पाएंगे। तो हम अभी तक जो सीडीएल मेथड देखे हैं, मैंने अभी तक 3-4 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले आप अपना स्टैंड लो, आप या तो कंफर्म मार्क करो या तो फिर डाउट मार्क करो, और उसके बाद मैंने स्टैंड लिया है कि भाई आपका टॉपिक आप क्लियर होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ हम क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप अभी तक कंफर्म और डाउट मार्क करते करते आ रहे हैं
तो सबसे पहला आप जब कंफर्म मार्क कर रहे हैं और तो आपके पास लिस्ट बन जाएगा ऐसे, तो आप खुद देख पाएंगे कि आप कंफर्म बोल रहे हैं और कितना क्वेश्चन में सही में है आप और कितने क्वेश्चन में गलत में है। ठीक, तो अगर आप कंफर्म में स्टैंड कर रहे हैं राइट में तो ये ठीक बात है, लेकिन अगर आप कंफर्म पार्ट में मिस्टेक कर रहे हैं तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस एरिया है और इसको आपको सबसे पहले एड्रेस करना है। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप इस कंफर्म और डाउट करके नहीं बनाए होंगे ना और टेस्ट सीरीज में भी नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा। और उसके बाद अगर आप डाउट में जितने भी आपने मार्क किया हुआ है, ठीक, और उसमें भी अगर आप सही हो जाते हैं तो आपका वो सेकंड प्रायोरिटी होता है, क्योंकि आपने ऐसा कैसा गैस वर्क किया कि आपका क्वेश्चन सही हो गया। अगर आप उसमें गलत हो जाते हैं तो आपका वो थर्ड प्रायोरिटी बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एक रास्ता बनाते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते करते अपना एक पाथ कैसे बनाओ, अपने पाथ से कैसे आगे बढ़ सको। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट इज और आर करेक्ट। चिपको मूवमेंट ऑलरेडी 3 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और मेरे हिसाब से चिपको मूवमेंट का जो क्वेश्चंस हैं अभी के समय में उतना रिलेवेंट क्वेश्चंस और नहीं बन पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार पूछ चुका। फिर भी क्वेश्चंस को देखेंगे। चिपको मूवमेंट टुक प्लेस, करेक्ट आंसर खोजना है, टुक प्लेस इन द ईयरली 1970, सही बात है। एंड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, चिपको रिफर टू सिंगल मूवमेंट और नॉट ए कलेक्टिव और सेवरल मूवमेंट। चिपको डज नॉट गिव अ मूवमेंट फॉर द कन्वर्जन between primary and economic struggle, the root of which lay in rural and peasant products। ओके, ठीक है। एक तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होता है ये देखना है आपको, इकोनॉमिक स्ट्रगल क्या होता है ये देखना है आपको। अब आप देखो कि चिपको मूवमेंट में बेसिकली वुमेन लोग का मूवमेंट था ये, और इसमें करेक्ट तो ये तो करेक्ट है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट करेक्ट है, तो फिर 1 2 3 सी तो गलत है। फिर इसके बाद चिपको रिफर टू सिंगल मूवमेंट एंड नॉट ए कलेक्टिव। ओके, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस आपके गलत हो चुके हैं। अभी आपको अपना कंफर्म आंसर बताना है, तो अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, या तो फिर अगर आप डाउट में अभी तो पहले डाउट मार्क करके अपना आंसर क्लियर करें। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बी। आपको तैयारी करना है चिपको मूवमेंट की। Which one among the following war was ended by Treaty of Madras? ये अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंशियल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, और जिन लोग एक सीक्वेंस को नहीं पकड़ पाते लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि वो लोग ना सन रटने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन से ईयर में हुआ था। उस तरीके से लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हैं कि भाई वो लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन से ईयर में हुआ था, फर्स्ट कैनेटिक वार कौन से ईयर में हुआ था, सेकंड कैनेटिक वार कौन से ईयर में हुआ था। तो अगर कोई ऐसे याद करते करते अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना तो उसके लिए टफ पड़ता है ना। तो एक तो टॉपिक्स के रूप में यहाँ बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे आपको। आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ मद्रास देखने मिल गया, फर्स्ट कैनेटिक वार मिल गया, सेकंड कैनेटिक वार मिल गया, फर्स्ट मैसूर, सेकंड मैसूर। तो आपको इसको ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि, लेकिन आपको अगर आप जब तक इसको ईयर वाइज याद करने की कोशिश करेंगे तब आपको बहुत तकलीफ होगा, इतना आसानी से ये याद नहीं होता कभी कभी। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस कैसे याद है कि भाई ब्रिटिशर्स कभी भी आएंगे और ब्रिटिशर्स और फ्रांस उस समय जब लड़ाई हुआ उनका, तो सिंपल सी बात है उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे नहीं, तो अब वो इंडियंस का यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे क्या, हेल्प लेंगे। तो पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फ्रांस के अगेंस्ट लड़ेंगे, फिर लड़ने के बाद फिर जब वो विन कर जाएंगे तो इंडियन जो भी वहाँ पे पोजीशन में रहा होगा उनको भी उनको हटाने की लड़ाई करेंगे। तो इस तरीके से ये इसी सीक्वेंस में ना ये चारों के चारों लड़ाई हुए थे। तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, आपका कितना है, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर दीजिएगा, या तो फिर अगर आप डाउट में तो डाउट मार्क करके अपना इसमें करेक्ट आंसर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। द हड़प्पा सिविलाइजेशन covered an extensive area present in South Asia. The geographical space covered by this civilization includes, okay,
हड़प्पा सिविलाइजेशन 3 टाइम्स रिपीट हो गया। ठीक, अभी एरिया पूछ रहा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंपल सा मैप में लिखा हुआ है, वहां पे ही आपको सब एरिया आता है। आजकल इस तरीके से क्वेश्चन और नहीं पूछ रहे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से अब करंट अफेयर बेस्ड थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होते जा रहा है इन लोग का। तो अगर आप आंसर्स में कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, या तो फिर अगर आप डाउट में है तो डाउट मार्क करें, उसके बाद अपना आंसर सिलेक्ट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। Sarhul is a festival celebrated during the spring by the Daimases, Santhalas, खासिस और जरावास। ओके, खासिस 4 बार रिपीट हुआ है, बाकी सबका रिपीटेबिलिटी बहुत कम है। उस समय करंट अफेयर में फेस्टिवल्स, कोई फेस्टिवल्स हाईलाइट हुआ होगा, इस कारण से फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप आंसर जानते हैं इसका तो आप इस पे पहले कंफर्म मार्क करें या तो फिर डाउट मार्क करके इसका आंसर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो खासी सी है। ठीक, सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, अब पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन सीएपीएफ में इतना रिपीटेबिलिटी है, इतने बार रिपीट हो रहा है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स दोनों में फर्क क्या होता है ये भी आपको समझना है। ठीक, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा होता है। ठीक, और जो लीगल राइट्स है ना वो एक्ट्स के अंदर लिखे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से समझो इसको, डिटेल्स आप थोड़ा देख लेना। लेकिन फंडामेंटल एक ब्रॉड होराइजन है, लीगल राइट्स छोटे छोटे एक्शनेबल एक्ट्स जो बनाते हैं ना वो सब लीगल राइट्स होते हैं। neither fundamental nor a legal right, both fundamental rights as well as legal rights। क्वेश्चन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और लीगल राइट्स क्या होता है, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो बेसिकली कंफ्यूजन लीगल राइट्स में ही आता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट से डिफरेंट क्यों है और लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट से डिफरेंट क्यों है, तो ये आप को ध्यान पे रखना है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 20 बार रिपीट हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स 6 बार रिपीट हो चुका है, लीगल राइट्स 6 बार रिपीट हो चुका है। और साथ ही साथ ध्यान रखें ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए और ये आर्टिकल 21 दोनों होते ही क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इसका जो करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, आप इसका आंसर देने से पहले जो आपको लगता है कि आप इसमें से कौन कौन सा हटा सकते हैं वो आप देख लें। तो राइट टू इंफॉर्मेशन नाइदर फंडामेंटल नॉट, ये तो गलती है, सी हटा सकते हो। ठीक, अब उसके बाद ए बी डी बचा है, आप सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म हो तो कंफर्म मार्क करो, फिर उसके बाद फिर अपना आंसर पुट करना, या तो फिर अगर आप डाउट में हो तो डाउट मार्क करके अपना आंसर पुट करो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये बोथ है, फंडामेंटल भी है लीगल भी है। फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स छोटा टॉपिक है, इजिली डुएबल टॉपिक है, सर्च करोगे हो जाएगा। While a proclamation of emergency in an operation, the duration of Lok Sabha can be extended by not exceeding ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई तुक्का नहीं मार सकते। ठीक, आपको पता है आंसर तो ठीक बात, नहीं पता है तो आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करें। 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है इमरजेंसी। लोकसभा रिलेटेड क्वेश्चन 50 टाइम्स रिपीट हो चुका है, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा रिलेटेड से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका 3 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर एट ए टाइम एंड 2 ईयर एट टाइम। वैसी बात है 2 ईयर एट ए टाइम तो हो नहीं सकता, 3 मंथ इमरजेंसी के लिए बहुत छोटा है। ठीक, तो आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, 9 मंथ बचता है और 1 ईयर बचता है। आप पहले करेक्ट आंसर मार्क करें, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद करेक्ट आंसर, या तो फिर अगर आप डाउट में है तो डाउट मार्क करके अपना करेक्ट आंसर मार्क करें। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, 1 ईयर। विच वन among the following statement holds good in respect of राज्यसभा। ठीक,
अब देखिए राज्यसभा बेस्ड क्वेश्चन कितने बार रिपीटेबिलिटी है, 65 टाइम्स। इसके पहले लोकसभा 50 टाइम्स। ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना सीए पेपर में ना बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस पे ना आपको बहुत देखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रेस्पेक्ट of the Rajya Sabha? 1/3 of the member retire after every 3 years. 2/3 of the member retire after every 3 years. 2/3 of the its member retire after every 2 years. 1/3 of the member retire after every 2 years. Okay. आफ्टर एवरी 3 years और 2 years, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2/3 और 2/3 ऑप्शन है। ठीक, आप ऑब्वियसली सोचो 100 लोग हैं, इसका 1/3 कितना होगा और 2/3 कितना होगा, ये होगा 33, ये होगा 66। ऑब्वियसली बात है राज्यसभा में से एक ही समय में इतने सारे को तो नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो ये जो बी और सी है ना ये लॉजिकली भी बहुत गलत है, इसमें तो ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि 2 years और 3 years। तो अगर आप कंफर्म हो इसमें तो पहले अपना मार्क कंफर्म में करें, उसके बाद फिर अपना आंसर सिलेक्ट करें, या तो फिर आप अपना स्टैंड क्लियर करें और डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर आंसर सिलेक्ट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी, रिपीट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 7 टाइम्स रिपीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन से 53 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गया है। कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, दे आर एनफोर्स थ्रू रिट जुरिडिक्शन। अब यहाँ पे आता है कि रिट जुरिडिक्शन होता क्या है। दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट of the constitution since it's adopted, it is applicable only to citizen of India। correct answer। क्वेश्चन अच्छा है 3-4 टॉपिक पे, जब तक आपको रिट जुरिडिक्शन नहीं पता तब तक आप इस क्वेश्चन को छू नहीं पाओगे। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन रिट जुरिडिक्शन जो है वो एज ए शॉर्ट टॉपिक है, ये इसका की एलिमेंट है। इसको अगर आपको क्रैक करना है तो रिट जुरिडिक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर अपना आंसर पुट कीजिएगा। अगर आप अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं तो पहले डाउट मार्क करके अपना स्टैंड क्लियर करें, उसके बाद फिर आंसर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपनीज डिड इंडिया शॉर्टलिस्ट फॉर परचेजिंग ऑफ मिनिमम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके, ठीक, अब ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आज के समय में ये रिलेवेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको ये रिलेवेंट लगता है तो आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हैवी वाटर इज कॉल्ड बिकॉज इट, अब हैवी वाटर 3 बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए वाटर और हैवी वाटर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक टॉपिक एज ए टॉपिक कंप्लीट कर लें, 3 बार रिपीटेबिलिटी भी अच्छा रिपीटेबिलिटी है। कंटेंट अ नंबर ऑफ सॉल्ट एज इन द सी वाटर, इन मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड वाटर, इन सेलाइन वाटर यूज्ड इन हॉस्पिटल, कंटेन हेवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर। ओके, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ के भी इसको समझ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, है ना, हेवियर आइसोटोप्स, इसीलिए नाम है उसका हैवी वाटर। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंजेस and burning of candle is a chemical changes। melting of ice is a chemical change, burning is a physical change, और both physical changes का क्राइटेरिया है। अब केमिकल चेंजेस 10 टाइम्स रिपीटेबिलिटी, फिजिकल चेंजेस 8 टाइम्स रिपीटेबिलिटी। ओके, यहाँ से देखो कि आप कौन सा को पहले हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले कैंडल है और उसके बाद आइस है। कैंडल क्या होगा, एक स्टैंड तो आप अपना क्लियर करो। सबसे पहला जब तक आप एक स्टैंड क्लियर नहीं करोगे, बर्निंग जो है ना वो केमिकल चेंजेस है। अब जब यहाँ पे देख लो कि भाई कौन कौन केमिकल चेंजेस बोला है,
कैंडल जो है वो ए बोला है, बी बताओ। सी और डी जो है ना कैंसिल हो गया, सी और डी आंसर्स नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने फिजिकल चेंजेस बोला है। अब आपके पास ऑप्शन बनता है कि आइस मेल्टिंग जो है वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। ये है मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है कि क्वेश्चंस में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आइस जो है वो किस तरीके से फिजिकल चेंज के अंदर आता है, ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो है बी। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ना वो फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम। ओके, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, वो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। स्टीम इज इन द वेपरस स्टेट एंड वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। स्टीम हैज एडिशनल heat known as latent heat of vaporization. Water has hydrogen bond but steam does not have. The transfer of heat from the steam is easier than water. Okay, ऑप्शंस इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि आप इतना आसानी से ऑप्शंस क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सा भी टॉपिक्स पता है ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक से देखो 6 टाइम रिपीट हो गया, अगर आप इसको आप खुद देख सकते हो कि मोर इफेक्टिव बिकॉज एक तो बहुत सारे लोग को लगता है कि मोर इफेक्टिव हीटिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि एक तो लेटेंट हीट उसके पास एक्स्ट्रा होता है, ये भी सही हो सकता है। और उसके बाद स्टीम इज इजियर देन वाटर, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को तो, है ना। फिर उसके बाद स्टीम इज इन गैसियस स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट के स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा डाला इन्होंने कि आप देख के आपको लगता है कि सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको अगर पता है तो फिर आप पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर अगर आप डाउट मार्क कीजिएगा और अपना ऑप्शंस पहले सिलेक्ट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। द फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया that uses U32 uranium 233 as a fuel is जर्लिन, पूर्णिमा, ध्रुव, कामिनी। तो ये 4 न्यूक्लियर रिएक्टर के इन्होंने नाम दिए हुए हैं। एक तो पहला आपका प्रायोरिटी बनता है कि आप टॉपिक देख लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक, और उसके हिसाब से अपना नोट्स तैयार करें और U33 के बारे में रीड करें कि वो एज ए फ्यूल कैसे काम करता है। और ये उस समय पक्का ये करंट अफेयर में रहा होगा कुछ नहीं किसी पॉइंट के कारण से, इसी कारण से इसको पूछा गया है। तो अगर आप इसका आंसर कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना आंसर पुट कीजिएगा, या तो फिर आप डाउट मार्क करके इसका आंसर पुट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी। आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देखेंगे। फिर से वापस से अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ 2 चीज़ पे ध्यान दें, क्वेश्चन पे उतना कम ध्यान दें। क्वेश्चंस पे सीडीएल मेथड पर फर्स्ट प्रायोरिटी दें और उसके बाद उससे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें और इन टॉपिक्स के बेस्ड पे आप अपना नोट्स को तैयार करें, आप अपने रिवीजन के स्ट्रेटेजी को बनाएं और इस तरीके से इस पे वर्क करें, ठीक। तो आपको इफेक्टिवली एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा स्किल देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं। और भी बाकी वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस आपको करना है कि सीडीएल मेथड आप प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स निकालना आप सीखें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नीचे लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करें। पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक ब्लैंक टॉपिक वाइज और एक तो पूरा टॉपिक वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और भी ऐसे इस तरीके से वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। थैंक यू।